नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया जिसमें सिर और हाथ पैर गायब दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट जारी किया और लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, उसके दो चेहरे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पर भी सवाल खड़े किए थे, वो फैसला ले कि किसके साथ है। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी है। क्या इन लोगों का खून नहीं खौलता? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल। कांग्रेस तय करे कि वो किसके साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ आप संसद सत्र बुलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाक के बोल। शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ये बेहद दुखद और चिंताजनक है कि कांग्रेस लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील हो जाती है। सिर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी कर कांग्रेस ने पाकिस्तान को संदेश दिया है। वो कहते हैं कि वो भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और फिर ऐसी तस्वीरें जारी करते हैं। सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, किस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे और उसके बदले में हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला गिफ्ट रिटर्न के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। उन्होंने कहा कि 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात और बदनाम ISI को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह तब भी गृह मंत्री थे, मोदी तब भी प्रधानमंत्री थे। एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के संबंध ISI से मिले हैं। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था। याद करिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयर बेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया और केवल एयर बेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे सीधे हमला हुआ। पुलवामा में एक्सप्लोजिव लेडन, कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई और उसने हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ
और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे, और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। मैं आज पूछता हूं विजेंद्र जी से भी और बीजेपी के नेताओं से, नड्डा साहब से भी, ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की आईटी सेल का नेता नहीं था? और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ की का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे? क्या ये सही नहीं कि जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी तो उन्होंने आसिफा अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बनाया था, और उसी आसिफा अंद्राबी ने पाकिस्तान जाकर मौलाना मसूद अजहर के साथ बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला था। ये बीजेपी के नेताओं से पाकिस्तान से लिंक कैसे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को 7 दिन हो गए हैं। इस हमले के बाद भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई के अंदेशे के बीच पाकिस्तान खौफ में है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी तरह के संभावित हमले से बचने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इंडियन एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना अपने रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात कर रही है। फिरोजपुर से सटे हुए इलाकों में भारत की मूवमेंट्स का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी फौज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर की दूरी पर चोर कंटोनमेंट में TPS-77 रडार को तैनात किया था। वहीं पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया और LOC पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर्स में फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। ये हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में किया गया था, जिसमें आतंकियों ने चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया था। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। ये पहली बार है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई की। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंग हो चुकी है, लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया। कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। ये रोक तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। खालिस्तान समर्थक और कनाडा के मशहूर नेता
जगमीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के आम चुनाव में जगमीत की एनडीपी पार्टी की करारी हार हुई है। जगमीत खुद भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद जगमीत ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कनाडा के स्थानीय मीडिया के मुताबिक एनडीपी को पूरे चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। जगमीत खुद की सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर खत्म होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। शुरुआती नतीजे के बाद जगमीत ने कार्यकर्ताओं से बात की। जगमीत ने कहा, मैंने मूवमेंट को कमजोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं निराश जरूर हूं, लेकिन हारा नहीं, आगे कोशिश करूंगा। जगमीत ने भावुक होकर अपने इस्तीफे की घोषणा की। 2021 के चुनाव में जगमीत की पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। जगमीत की पार्टी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थी। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जगमीत सिंह की गिनती कनाडा के बड़े राजनेताओं में होती है। राजनीति में आने से पहले जगमीत वकालत करते थे। इसी दौरान वो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर सक्रिय रहे। जगमीत पर खालिस्तान समर्थकों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का आरोप है। भारत ने जगमीत को बैन कर रखा है। जगमीत ने कनाडा में अपने सिख राजनीति को चमकाने के लिए खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लिया। कनाडा में सिख को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा है। यहाँ की सिखों की कुल 2.1% आबादी है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल को पिछली बार से 9 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। हालांकि इस बार ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल लिबरल पार्टी के इंटरनल सिस्टम में ट्रूडो की जगह कार्नी को प्रधानमंत्री घोषित किया है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को करीब 145 सीटों पर जीत मिल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी फिर से सत्ता से दूर हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से राहुल गांधी की ये 5वीं यात्रा है यूपी की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। उन्होंने रायबरेली में वंचितों को सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां वितरित की। गांधी मंगलवार की सुबह लखनऊ हवाई अड्डे पर विमान से उतरे, जहां कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और अमेठी के सांसद केएल शर्मा समेत अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से राहुल सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हो गए। रायबरेली पहुंचने पर गांधी ने विसाका इंडस्ट्रीज में 2 मेगावाट के सौर छत संयंत्र और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर वंचितों को एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा दान की गई सौर ऊर्जा से चलने वाली करीब 1 दर्जन गाड़ियां भी सौंपी। राहुल गांधी सबसे पहले कुंदनगंज पहुंचे, इसके बाद रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस की दोबारा बनाई गई मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उनका उत्तर प्रदेश रायबरेली अमेठी से पुराना रिश्ता है और इस क्षेत्र के साथ गांधी परिवार के पारिवारिक संबंध है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम त्रासदी ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर लोगों के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का अब नोएडा पुलिस ने भी जवाब दिया है।
सीमा हैदर की पाक वापसी पर पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार से जो आदेश मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी पुलिस से सीमा को कोई नोटिस नहीं मिला है। उनका कहना है कि सीमा अभी भी कोर्ट के आदेश पर गांव रबुपुरा में रह रही हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर के मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की, जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला था। इस मामले में अब नोएडा पुलिस ने भी कहा है कि सीमा को लेकर उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। ये मामला कोर्ट में है, जो आदेश मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। इस हमले को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत उसके नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया। इस बीच सीमा हैदर को लेकर भी लोगों की नजर उस पर बनी हुई है। इधर सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि अब भारत की बहू हूँ, उसे यहीं रहने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने यूपी के नोएडा निवासी सचिन मीणा से शादी की है। दोनों की जान पहचान पबजी गेम खेलने के दौरान हुई थी। सीमा शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और यहाँ से अवैध तरीके से मई 2023 में हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। वो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आई। उसने यहाँ आकर सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक दुष्ट राज्य कहा है। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ने इस मंच का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करने और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का विकल्प चुना है। पूरी दुनिया ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण करने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। उन्होंने कहा है कि उनका खुला कबूलनामा है और पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और क्षेत्र को अस्थिर करने वाले एक दुष्ट राज्य के रूप में उजागर करता है। दुनिया अब और आंखें बंद कर नहीं रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र में योजना पटेल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला 2008 में हुए 26/11 के खतरनाक मुंबई हमलों के बाद से मरने वाले देश के नागरिकों की सबसे बड़ी संख्या है। दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होने की वजह से भारत इस तरह के हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और समाज पर पड़ने वाले लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से समझता है। भारत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर के नेताओं और सरकारों की ओर से दिए गए स्पष्ट समर्थन और एकजुटता की भारत सराहना करता है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का बेहतर परिणाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा आतंकवाद के पीड़ितों के संघ की स्थापना एक अहम कदम है। ये पीड़ितों की बात सुनने और उन्हें समर्थन देने के लिए सुरक्षित स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रियो10 जैसी पहल जरूरी है। I would like to begin by thanking the UN Office of Counterterrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the Group of Friends of Victims of Terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Voronkov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism
must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like VOTAN are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. Thank you. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 में शतक लगाकर तहलका मचा दिया है। चारों तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के इस 14 वर्षीय खिलाड़ी ने गुजरात के दिग्गज गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। वैभव ने सबकी गेंदों पर जोरदार अंदाज में रन बनाए। उनकी इस पारी ने दिग्गज क्रिकेटरों को बहुत प्रभावित किया है। वैभव ने ईशांत के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके मारकर सनसनी मचा दी। इसके बाद तो वो नहीं रुके और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 35 गेंदों पर सैकड़ा ठोक दिया। यूसुफ पठान ने 2010 में राजस्थान रॉयल्स के लिए ही 87 गेंद पर शतक जड़ा था। वैभव उनसे आगे निकल गए हैं। हालांकि वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। वेस्टइंडीज का ये धाकड़ बल्लेबाज 30 बॉल में सैकड़ा लगा चुका है। वैभव ने 38 गेंदों का सामना किया और 101 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके 11 छक्के लगाए। वैभव का स्ट्राइक रेट 265.79 का रहा। उनकी पारी की बदौलत राजस्थान को सीजन में तीसरी जीत मिली। वैभव वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं। लारा भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। कई क्रिकेटर एक्सपर्ट को लगता है कि वैभव की बैटिंग में उनकी झलक दिखती है। उनके कुछ शॉट लारा की तरह नजर आते हैं और वैभव ने जिस तरह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैटिंग की है वो वेस्टइंडीज के ही क्रिस गेल की तरह थी। गेल इसी अंदाज में बेरहमी से गेंदबाजों की कुटाई करते थे। उनकी पारी में भी चौके से ज्यादा छक्के होते थे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वैभव की जमकर तारीफ की है और उनके लिए एक्स पर स्पेशल मैसेज लिखा। सचिन ने लिखा, वैभव का निडर दृष्टिकोण, बल्ले की गति, शुरुआत में ही लेंथ को पहचानना और गेंद के पीछे ऊर्जा का हस्तांतरण करना एक शानदार पारी का नुस्खा था। अंतिम परिणाम 38 गेंदों पर 101 रन। बहुत बढ़िया खेला। दुनिया के सभी खिलाड़ी ये चाहते हैं कि सचिन उनकी तारीफ करें। वैभव को ये 14 साल की उम्र में ही हासिल हो गया। ये उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वैभव ने 14 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया। वो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी तरह अगर धमाका करते रहे तो उन्हें भी सचिन तेंदुलकर की तरह जल्द ही भारत के लिए खेलने का मौका मिल सकता है। सचिन ने 1989 में भारत के लिए 16 साल की उम्र में पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। अगर वैभव इससे पहले भारत के लिए खेलते हैं तो वो 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो दर्शकों, आज के हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।